स्वागत है आपका एक बार फिर से एरोमेटिक क्लास के यूट्यूब चैनल पे। मैं आकाश खरवार एक बार फिर से आ गया हूँ कैरेमेटिक्स का अगला लेक्चर लेके। तो आइए अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसको आगे बढ़ाते हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी बात एक्सेलरेशन के मद्देनजर। एक्सेलरेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कशन की थी, बहुत सारी चीजों को समझा था, पढ़ा था। क्या-क्या पढ़ा था? एक बार फिर से जरा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था पिछली क्लास में कि जब भी एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जो होती है वो डिपेंड करती वो इस बात को तय करती है कि चेंज इन वेलोसिटी कैसी होगी। यानी कि अगर वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है तो केवल डायरेक्शन चेंज करती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी है, तो फिर वो क्या करती है मैग्नीट्यूड चेंज करती है और किसी भी रैंडम एंगल पे हुई तो वो दोनों चेंज करती है। और दोनों चेंज को पढ़ने का तरीका क्या होता है? दोनों चेंज को पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम दोनों का कंपोनेंट कर लेते हैं और दोनों कंपोनेंट को अलग-अलग इफेक्ट में पढ़ते हैं, तब जाके हमारी बात बनती है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल समझा था। अभी पढ़ा नहीं है पर एग्जांपल्स मैंने दे दिए थे। वहाँ-वहाँ पर हमको इन चीजों को अप्लाई करना होगा। अब इस क्लासेस में हमको क्या पढ़ना है? आज की जो क्लास है, उस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले की। और हम बात करने वाले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात जब करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव भी करेंगे और यूज कैसे किया जाता है उसको भी समझेंगे, क्योंकि डिराइव करने के बाद इस्तेमाल करने का तरीका हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। और इस पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपको मिलेंगे, चाहे मेंस के एग्जाम में देख लीजिए, चाहे नीट के एग्जाम में देख लीजिए, चाहे एडवांस के एग्जाम में देख लीजिए। और इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं जो है वो यूरोडो में मिलते हैं आपको। आई यूरोडो अगर किसी एडवांस की तैयारी कर रहा हो कोई, तो उसको सॉल्व करनी होती है। ऐसे अगर फिजिक्स आपको पसंद है आप तो आपको उस बुक के बारे में पता होगा। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या मैंने बोला? पता नहीं क्या बोला, कुछ तो बोला, अच्छा बोला। मैंने बोला एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया? अब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, अगर हम दोनों का ग्राफ देखें अगर, तो ये v है और ये t है। अगर ग्राफ देखा जाए तो एक ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है? या वो ओरिजिन से स्टार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। तो वो ग्राफ ऐसे जाता है। ये देखो अगर इस ग्राफ को, तो जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रेट से बदल रही है। मतलब बदल तो रही है पर बदलने का रेट कांस्टेंट है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, अच्छा ये फॉर्मूला किसका होता है? यही फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का होता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होता है? लो, इसमें क्या है? इसमें क्या रेट हमको कांस्टेंट दिख रही है? नहीं। यहाँ पर रेट कुछ और है, यहाँ पर रेट कुछ और है, यहाँ पर रेट कुछ और है, यहाँ पर रेट कुछ और है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो रेट अलग-अलग यहाँ पर दिख रही है। अगर रेट बदल रही है इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है कैसा एक्सेलरेशन है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल। कैसा है भैया? वेरिएबल। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा मोशन हो तो हम उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बहुत फर्क होता है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, वो बदल सकती है या बदलती ही है। समझ में आया? बदल सकती क्या? बदलती ही है। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन दो तरह से, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा पर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी ही होगी। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? पता नहीं, समझ में तो आई होगी। ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ में से ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। और ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो। अब इन दोनों कंडीशंस पे
इस दोनों कंडीशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी बात है वो बात है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। किसकी बात है भैया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक बात तो तय है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसका थीटा कांस्टेंट होगा। समझ में आया बात? अच्छा, थीटा तो कांस्टेंट है, क्या ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा एट टी इक्वल्स टू जीरो? क्या v इक्वल्स टू जीरो, यानी कि v छोड़ो, u लिख देते हैं, u इक्वल्स टू जीरो होना जरूरी है? क्या इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। अगर हो सकता है कि हम ऐसे मोशन को पढ़ रहे हो कि जहां पर जो पार्टिकल है वो t इक्वल्स टू जीरो पर कुछ वेलोसिटी अटेन करा हुआ था पहले से ही, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो हम ये जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट ना होके कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हमको कहीं से भी ग्राफ स्टार्ट हो, हमको ओरिजिन नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आइए अब कुछ ग्राफिकल बात करते हैं। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं 9th में थे कि कक्षा में थे, पर पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया होगा आपको कि ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है v और t के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को v t ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उससे डिराइव किए गए होंगे 3 फॉर्मूले। उन 3 फॉर्मूलों को हम आज के समय में इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। आज के समय में क्या, किसी भी समय में उसको इक्वेशन ऑफ मोशन ही बोला जाता है। ठीक है, अब उन ग्राफ को हम देखते हैं जरा कि कैसे कैसे ग्राफ है। बड़े ही नीच किस्म के ग्राफ बनते हैं, जरा देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना, या सीधा दिख रहा है, वेरी गुड, शाबाश, ये सीधा दिख रहा है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। x एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को। y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को। सही है। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। ऐसे क्यों बना रहा है? हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है। यस, एक ग्राफ हमने बनाया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि एट एनी टाइम t इक्वल्स टू जीरो, जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट की है, पढ़ाई से मतलब बचपन से स्टार्ट की है, मैंने इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। एट t इक्वल्स टू जीरो जो वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं u, ठीक है। और यहां से देखो तो, यहां से इसको मिलाओ तो एट एनी टाइम t इसको बोल दिया जाता है, इसको बोल देते हैं t इक्वल्स टू t पर जो वेलोसिटी थी वो है v, यानी कि u से v में कुछ चेंज आया, यानी कि जो वेलोसिटी है वो u से v तक गई और चेंज हुई। कितने समय में चेंज हुई? ये t इक्वल्स टू जीरो से, फ्रॉम t इक्वल्स टू जीरो से t इक्वल्स टू t, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि जो चेंज इन टाइम है डेल्टा t, वो क्या है? t माइनस जीरो, यानी कि t। तो जहां जहां पे भी डेल्टा t का यूज आएगा वहां वहां पर हम क्या रखेंगे? t रखेंगे। ध्यान समझ में आया? अब जरा देखो, यहां से इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, और कुछ नामकरण करते हैं, ठीक है, नामकरण करते हैं। ये तो अपना ओरिजिन है ही है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। समझ में आया? हमने नामकरण कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, हमको इससे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। कैसे करते हैं जरा समझते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास में बहुत बेसिक सा बताया गया था, पर इसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ग्राफ से हमको फील आती है। हम डिराइव डिराइव दूसरे फॉर्म से कर सकते हैं, पर हमको जो फील है कि हमको ये समझ में आ जाए कि ऐसा हुआ ही क्यों, वो फील के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9th और क्लास 10th का समझ के स्किप मत कर देना कि 9th का हम तो बड़े हो गए, अब क्यों पढ़े, जरूरी है, ठीक है। ग्राफ से हमको बहुत सारी चीजें एहसास होती हैं, फील होती है, और जो एहसास होता है फिजिक्स में वो बहुत जरूरी है। जो फील है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिजिक्स नहीं समझ में आती है। फिजिक्स को फील करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स समझ में बहुत लोगों को आ जाती है, फील बहुत कम लोगों को हो पाती है। आइए देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है u, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v।
और हमसे पूछा जा रहा है कि v इस ग्राफ से हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि ये v का u का और v है, u है और t है। सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं, हमको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो आता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आता है? एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला तो हमको पता है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? v। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? u। ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो। अब यहां से समझो कि मैं इसको यहां से यहां तक की डिफरेंस, यहां से यहां तक की वैल्यू लिखूं तो ये टोटल वैल्यू क्या है? ये टोटल वैल्यू है v। ठीक, तो ये हो गया v। मुझे चाहिए साइड cd। मुझे क्या चाहिए? साइड cd। तो cd निकालने का मतलब क्या है कि मैं ce माइनस de कर लूं। क्या कर लूं? cd साइड चाहिए तो ce में से क्या कर लो? de को माइनस कर लो। तो ce की वैल्यू है v, de की वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक की वैल्यू देखो, इस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं? u ही तो बोल रहे हैं। तो v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा? cd आ गया। v माइनस u बराबर क्या आ गया? cd। v माइनस u बराबर cd। अच्छा, अगर अब मैं पूछूं कि अब मुझे डेल्टा t बताओ, तो डेल्टा t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t माइनस 0, जो कि t है। ये तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? क्या a से d तक हम लिख सकते हैं? o से e हो जाए चाहे a से d हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ad या फिर oe, दोनों तो बराबर ही है। तो इस ग्राफ में हमको इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, बोला जाता है स्लोप ऑफ वीटी कर्व। क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये एंगल हम मान लेते हैं कि कुछ थीटा है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा स्लोप है तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ध्यान दो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? सी और बेस क्या है? ए डी। तो सी डी अपॉन में ए डी। जरा ध्यान से देखो, सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? वी माइनस यू। और ए डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? टी। तो v माइनस यू अपॉन में t। क्या यहां तक बात समझ में आई है? v माइनस यू अपॉन में t क्या आया? हमारा स्लोप आया, a की वैल्यू है। तो यहां से a बराबर v माइनस यू अपॉन में t हुआ है। t को अगर इधर भेजा जाए तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? at, या फिर v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। समझ में आया? यही तो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो v माइनस यू बराबर क्या है? at। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब जरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बारे में बात करती है? एरिया के बारे में, सॉरी डिस्टेंस के बारे में। और वीटी का क्या हमको डिस्टेंस देता है? वीटी ग्राफ का हमको एरिया जो होता है वो हमको डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो कि मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है। ट्रायंगल का ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो मुझे निकालना है। ये पूरा ट्रायंगल के साथ साथ मैं बनाता हूं। ये पूरा एरिया पूरा हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो पूरा एरिया है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखो, तो इस एरिया में एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, दोनों एरिया हमको पता होना चाहिए। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया में अगले पेज पे लिखता हूँ, क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट प्लस, ये तो केवल ट्रायंगल का हुआ। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में विड्थ। अब जरा इस कलमुहे डायग्राम को देखते हैं। हाफ इंटू में जो बेस है वो क्या है? एडी, और जो हाइट है वो क्या है? सीडी। तो बेस तो एडी हो गया, हाइट सीडी हो गया। अच्छा, इस रेक्टेंगल को देखो। इस रेक्टेंगल के लिए जो लेंथ है वो क्या है? ओ से लेके ए तक, तो ये ओ ए हो जाएगा। और जो ब्रेथ है वो क्या है? ओ से लेके ई तक। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं।
फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू में सी डी इंटू में ए डी प्लस ओ ए इंटू में ओ ए इंटू में ओ ई। हो गया ये फॉर्मूला यहां से, ठीक है, बेस ए डी सी डी और ये ओ ए ओ ई, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, तो जो सी डी है वो क्या है, जो सी डी है वो तो वी माइनस यू ही है ना। अरे भैया इस ट्रायंगल में सी डी क्या है, वी माइनस यू। अच्छा, और जो सी डी तो वी माइनस यू हो गया, ए डी जो है वो क्या है, यहां से ए से लेकर डी तक, वो तो क्या है, टाइम। तो ए इंटू में ए डी की जगह क्या लिख देंगे हम, टाइम। अच्छा, इसको देखा जाए तो ओ से लेके ए तक की वैल्यू क्या है, यू, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, टी। अरे बोलो यार, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, टी। तो अब जरा हम ध्यान से देखते हैं इस फॉर्मूले में, हाफ इंटू में सी डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सी डी की जगह पे लिख देंगे हम v माइनस यू, और इंटू में ए डी की जगह पे क्या लिख देंगे, टी, प्लस ओ ए की जगह पे क्या लिख देंगे, u, और इंटू में ओ ई की जगह पे क्या लिख देंगे, t। ठीक है, तो s का जो फॉर्मूला आया, हाफ इंटू में v माइनस में u इंटू में t प्लस u इंटू में t आया। मैं चाहता हूं कि इसी में ऊपर और नीचे t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा बनके, हाफ इंटू में v माइनस यू अपॉन में t नीचे आ गया, इंटू में टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा u इंटू में टी। v माइनस यू अपॉन में टी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी क्या होता है, बोलो यार, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर लिख जाएंगे फॉर्मूला, हाफ इंटू में ये हो जाएगा a इंटू में टी स्क्वायर प्लस u इंटू में t। किसकी इक्वेशन आई है, s की। तो s बराबर ut को आगे लेके आओ, ut होता है प्लस हाफ a टी स्क्वायर होता है। समझ में आई बात, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या होता है, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और डिराइव करते हैं अपनी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमको मानना पड़ता है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस का एरिया अगर किसी को पता हो तो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ये रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। अब जरा देखो कि पैरेलल साइड इसकी क्या है, ओ से लेके यू तक। तो ओ से यू तक की जो साइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओ से ए तक की साइड को क्या बोल रहे हैं, यू। फिर ये दूसरी साइड है, ये साइड क्या है, सी से लेके ई तक, तो इसको क्या बोलते हैं, वी। तो ये है वी और यू, तो जोड़ेंगे तो वी प्लस यू हो जाएगा, इंटू में इनके बीच की जो हाइट है वो क्या है, ए डी ले लो चाहे ओ ई ले लो। समझ में आया। तो अब जरा इसका फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। समझ में आया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। देखो हाफ तो हाफ है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ये साइड है ओ ए, ये साइड है सी ई, और जो हाइट है वो क्या है, ओ ई। ठीक है, ये है ओ ए इंटू में सी ई, सॉरी इंटू नहीं है, ये प्लस, और इंटू में हाइट क्या है, ए डी या ओ ई, जो भी लिख लो, हाफ इंटू में ये ओ ए प्लस सी ई को जरा ध्यान से देखो, तो ओ ए जो है वो यू होता है, और सी ई जो है वो वी है, इंटू में ओ इंटू में ई, ये क्या है, टी। समझ में आया। अब हमको अगर आपको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
तो यहाँ से u को इधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आती है वो v माइनस यू अपॉन में a आती है। आती है कि नहीं आती है? v माइनस यू अपॉन में a। तो इस t की जगह पे हम क्या रखते हैं? v माइनस यू अपॉन में a। ध्यान से देखो तो ये हाफ इंटू में v प्लस यू है और इंटू में v माइनस यू है अपॉन में a है। किसकी वैल्यू है ये? डिस्टेंस की, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये v प्लस यू और ये v माइनस यू, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में नहीं दिख रहा है? और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में दिख जाए अगर कोई फॉर्मूला, तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो s बराबर क्या हो जाएगा? हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a। 2 इंटू में a को इधर भेजा जाए तो ये बात हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यही तो होती है हमारी इक्वेशन। इसको इधर यू स्क्वायर को इधर भेज दो, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैं उनको जरा ध्यान से समझो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो दूसरी इक्वेशन है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आई है। अच्छा, कंडीशन ध्यान रखना, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कब करेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, ये इसके साथ कंडीशन अप्लाइड है। हर जगह इसको अप्लाई करना सही नहीं होता है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो उसको कैसे अप्लाई करना, उसका आंसर कैसे निकालना है वो बताया जाएगा। लेकिन इस बार की जो कंडीशन है उसको ध्यान रखना कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, ध्यान से देना देखना कंडीशन है, फिक्स है कि अगर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आई बात? चलो, इन्हीं इक्वेशंस को एक दूसरे तरीके से डिराइव किया जाता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, डिफरेंशियल मेथड क्लास 11th में। ठीक है, डिफरेंशियल मेथड क्लास 11th में ज्यादातर करके इसी बात को पूछा जाता है। देखते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल मेथड क्या होता है। देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं उसको समझो। हमको पता है कि a बराबर होता है dv अपॉन में dt, ये तो हमको पता है डिफरेंशियल फॉर्म्स। तो अगर मैं चाहूं dv बराबर, क्या a dt लिखा जा सकता है? dv बराबर क्या लिखा जा सकता है? a dt। अगर ये दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें और हम लिमिट ले लेते हैं यहाँ पर, dv की जो लिमिट है उसको ले लेते हैं u से लेके v तक, और dt की जो लिमिट है उसको ले लेते हैं अपना ले लो 0 से t तक, या t1 से t2 तक ले सकते हैं, 0 से t ले लिया मैं। ठीक है, तो अगर dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? v, लिमिट इसकी आएगी फ्रॉम u से v तक इक्वल्स टू a, तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए यही डेरिवेशन कर ही रहे हैं। कैसा डेरिवेशन है? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। तो ये तो कांस्टेंट है। dt का जो इंटीग्रेशन है वो t आएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक। अब जरा लिमिट को पुट किया जाए, v की जगह पे v रखेंगे तो ये v हो जाएगा, फिर u रखेंगे तो माइनस u हो जाएगा बराबर a ब्रैकेट में t माइनस 0 हो जाएगा, v माइनस u बराबर a t माइनस 0, तो t हो जाएगा a t हो जाएगा, v बराबर u प्लस a t। समझ में आया? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? याद होना चाहिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। क्या होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो, जरा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं बातों को कि क्या चल रहा है जिंदगी में। अगर हम अगर हम v की इक्वेशन को देखें तो ये क्या होता है? ds अपॉन में
dt होता है। ये क्या हुआ? ये मिटाया किसने? कोई और भी है क्या इसमें मेरे सिवा? प्रेतात्मा, हा 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 हा। ds अपॉन में dt, v इक्वल टू ds अपॉन में dt होता है। अगर मैं आपकी इच्छा हो, आपकी इजाजत हो तो dt को इधर भेजूं, तो ये ds इक्वल टू हो जाएगा v dt हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले v इक्वल टू हमने डिराइव किया था u प्लस at। बोल दो, भगवान के नाम पे हाँ तो बोल दो। v बराबर क्या किया था? u प्लस at। अगर यहाँ पर v की वैल्यू u प्लस at रखते हैं तो ds बराबर क्या हो जाएगा? v की जगह u प्लस at इंटू में dt, u प्लस at इंटू में dt। तो ds की इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगी? u dt प्लस at dt। हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अब वैल्यूज को इंटीग्रेट कर दिया जाए और इसकी लिमिट रख दी जाए। ds की लिमिट 0 से लेके s तक रख सकते हैं, dt की लिमिट 0 से लेके t तक, dt की लिमिट 0 से लेके t तक। अब दोनों पक्षों को आपस में इंटीग्रेट किया जाए, शुभ मुहूर्त आ चुका है। ds को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो ds का जो इंटीग्रेशन आएगा वो s आएगा, वैल्यू फ्रॉम 0 टू s आएगी, इक्वल टू u तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से t तक, प्लस a बाहर आ जाएगा और t dt का इंटीग्रेशन भी t स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन में 2। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई समस्या, दिक्कत, उलझन, परेशानी है बेसिक मैथमेटिक्स में और वेक्टर मैथमेटिक्स में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो इन सब के अलग से वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे या अपलोड होंगे भी, अपलोड कर दिए जाएंगे। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सब अब आते हैं इस पे। s माइनस 0 करना पड़ेगा, तो s माइनस 0 करोगे तो ऐसा आ जाएगा। मैं पहले लिख ही देता हूँ पूरा डिटेल में। ये हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल्स टू u ब्रैकेट में t माइनस 0 प्लस a अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, अंदर टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो s माइनस 0 बराबर s हो जाएगा, t माइनस 0 करोगे तो ut हो जाएगा, प्लस हाफ अलग ले लो, a इंटू में टी स्क्वायर माइनस 0 टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है? बिल्कुल हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? ये है हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आते हैं अपने तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को जरा ध्यान से देखते हैं। a इक्वल्स टू dv अपॉन में dt होता है, पता है? dv अपॉन में dt। अगर मैं ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, जहां पर dx जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, dv अपॉन में dx इंटू में dx अपॉन में dt। मैंने बेस इधर उधर कर दिया। dx अपॉन में dt क्या होता है? ये तो वेलोसिटी होती है। तो अगर ध्यान समझो तो a इक्वल्स टू v dv अपॉन में dx हो गया। ये dx अपॉन dt को क्या लिख दिया गया? v। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? a इक्वल्स टू v dv अपॉन में dx। अगर मैं dx के, ये क्या हो रहा है आज? कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई तो प्रेतात्मा है यहाँ पे, सामने आ। dx को इधर भेजा जाए, dx को अगर इधर भेजते हैं तो a dx बराबर क्या हो जाएगा? v dv। a dx बराबर क्या हो जाएगा? v dv। अब दोनों तरफ को इंटीग्रेट करने का समय आ चुका है, प्लीज करिए, बहुत शिद्दत से, बहुत जुनून से करें। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से s तक करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो u से v तक करेंगे वेलोसिटी का। ठीक है, अगर a कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से s तक की। v dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाई में 2 आ जाएगा, लिमिट रखोगे u से v तक की। ठीक है, तो a ब्रैकेट में ये s माइनस 0 होता है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1/2 को बाहर रखते हैं, वी स्क्वायर की अपर लिमिट वी स्क्वायर होती है, यू स्क्वायर लोअर लिमिट है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये ए एस इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। हाफ को इधर लेके आओ तो ये 2as बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
समझ में आया? तो यहाँ से v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? v स्क्वायर बराबर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इससे पहले भी इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था ग्राफिकल मेथड से, पर ये थी आम जिंदगी। और ये जो डिराइवेशंस किया गया है, ये सारी की सारी जो डिराइवेशंस है, ये डिराइवेशंस की गई है हमारे द्वारा डिफरेंशिएशन वाले मेथड मेथड से। और ये है मेंटोस जिंदगी। समझ में आया? बोलो। तो ये दोनों तरीके से मैंने डिराइव करा दिया। अब लेकिन अप्लाई करने का तरीका ध्यान रखना कि जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है भैया, तब तक इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज्ञान लेने से अच्छा जरूरी चीज ये होती है कि उस ज्ञान को अप्लाई कब करना है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? किसी भी चीज को अप्लाई करने का एक बेहतरीन सबसे बेहतर समय होता है। उस समय पे उन चीजों को करना चाहिए। ठीक बात है? चलिए। तो आज हमने जो पढ़ा, जो समझा, जो सीखा, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया गया। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएँगे, उसको सॉल्व करा जाएगा। और उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हद बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। यानी कि जो इक्वेशन हमको a और v के टर्म में दी गई है, उसको v और x के टर्म में कैसे बदलना है, मतलब कैसे कन्वर्ट करना है और उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। और इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सवाल बन सकते हैं, पर उसके बेसिक्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो अच्छे सवाल हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट से आते हैं, तो कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। साइनिंग आउट, बाय-बाय, नमस्कार।